हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान के सीरीज चल रही है। उसमें मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक करा रही हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी टॉपिक ऑलरेडी करा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। और एक बार मैं जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंप्लीट करा दूंगी फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट भी रखूंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है विकास। इस टॉपिक से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से मेरा चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत भी हेल्प करिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो, विकास डेवलपमेंट, ठीक है। तो अनेक नए राज्यों का ये मैं जो करा रही हूँ राजेश मिश्रा की बुक से करा रही हूँ फ्रेंड। तो अनेक नए राज्यों का उदय उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक एवं राजनीतिक व्यवस्था ने समकालीन विश्व में अनेक मुद्दों को उभारा है। कोई भी अविकसित या अल्प विकसित राष्ट्र विकास के लक्ष्य को नकार नहीं सकता, लेकिन विकसित देश के संबंध में यह अनेक रूपों में बिखरी हुई है। विकास की प्रक्रिया का अस्तित्व में होना एक सामाजिक तथ्य है और विकास की आवश्यकता की पहचान करना एक सामाजिक मूल्य है, ठीक है। जो विकास की प्रक्रिया का अस्तित्व होना एक सामाजिक तथ्य है और विकास की आवश्यकता का होना एक सामाजिक मूल्य है। विकास की सामाजिक वास्तविकता तथा उसके विचारधारात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में ही एक विकासशील राष्ट्र की प्रकृति एवं मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि विकास की रणनीति एवं लक्ष्य निर्धारण में विकासशील राष्ट्र किस स्तर तक स्वतंत्र है। विकासशील समाजों में राज्य की भूमिका, तो रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग सोसाइटीज। तो अर्थव्यवस्था के संचालन एवं विनियमन में विकासशील देश की महत्वपूर्ण भूमिका है। अक्सर इन देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हालांकि वर्ष 1990 के बाद इन देशों में बाजार प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जा रहा है। इन देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, लेकिन राज्य के द्वारा औद्योगिक विकास पर बल दिया जाता है। अधिकांश विकासशील देश में केंद्रीकृत नियोजन पाया जाता है। राज्य आर्थिक असंतुलन एवं क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करता है एवं अनेक बार मजदूरों की हड़ताल से उत्पादन प्रभावित होता है। यहाँ वृद्धि दर तो पाई जाती है, परंतु प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से ये राज्य अभी भी पिछड़े माने जाते हैं। इसके अलावा राज्य के द्वारा शैक्षिक स्वास्थ्य संबंधी कल्याण के कार्य किए जाते हैं। जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए नीतियां और कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिन पर अक्सर विरोधाभास की स्थिति पाई जाती है। निशस्त्रीकरण, कूटनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता के बावजूद अधिकांश विकासशील राज्यों में सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने पर बल दिया जाता है। सेना का राजनीतिकरण यहाँ की प्रमुख विशेषता है। सैनिक विशिष्ट वर्ग अक्सर नागरिक विशिष्ट वर्ग का प्रतिस्पर्धी बन जाता है और राजनीतिक में हस्तक्षेप करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में छोटे आकार के बावजूद ये अपने सैन्य बजट बड़ा बनाने तथा विकसित देशों से हथियार खरीदते हैं। विकासशील देशों में राज्य के द्वारा राष्ट्रवाद, समाजवाद जैसी विचारधारा के माध्यम से सत्ता की वैधता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अक्सर किसी करिश्माई व्यक्ति या दल द्वारा इसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विकास के नाम पर अक्सर विरोधों को कुचल दिया जाता है। अधिकांश मौके पर विकासशील राष्ट्र पूंजीपति वर्ग, सामंत वर्ग और रूढ़िवादी तत्वों के मध्य सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं। वर्ष 1990 के बाद अधिकांश विकासशील देशों में उदारवाद नीति को अपनाया गया है। अब इन देशों की चुनौतियां न केवल आर्थिक विकास को तीव्र करता है बल्कि लोगों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है। इन दोनों लक्ष्यों की में विरोधाभास उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF या विश्व बैंक ने ऋण प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों को
LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG मॉडल जिसको बोलते हैं, की नीति को अपनाना पड़ता है। निर्भरता या परासिकता का सिद्धांत, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस सिद्धांत का विकास लैटिन अमेरिका के विचारकों द्वारा दिया गया है। परासिकता सिद्धांतों ने अपनी मूल मान्यताएं लेनिन के विचारों से प्राप्त की है। इस बार 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। देखो, रॉल प्रेविस ने परासिकता का सिद्धांत दिया था। आप प्लीज नोटबुक में ये लिख लो। अभी तक तो जो मैं पढ़ी थी वो एक बैकग्राउंड बना था इस टॉपिक का, लेकिन अब जो लिखने वाला पार्ट होगा, जो आपको जिसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो मैं अब बताते जाऊंगी। आप एक नोटबुक पेन रखा करो हमेशा, जब भी मेरी आप क्लास करते हो तो आप प्लीज़ रखा करो। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ठीक है, बाद में आप मेरी वीडियो देख के मैं किस तरह, देखो मेरी वीडियो तो लंबी होती है, आधे घंटे की होगी, लेकिन आप हर बार जब एग्ज़ाम से पहले हर बार तो आधे घंटे की वीडियो देखोगे नहीं। तो जब भी मैं कराती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में उसकी प्रिपरेशन कर पाओ, उसको मतलब रिवाइज कर पाओ। एग्जाम के टाइम क्या, जब भी आपके पास टाइम हो उस नोटबुक को देख लो। वीडियो तो हमेशा बार बार आप देखोगी नहीं। तो देखो, ये लिख लो, रॉल प्रेवेसी ने परासिकता का सिद्धांत दिया। ये लिख लो, परासिकता सिद्धांतों के अनुसार विश्व कोर एवं परिधि में विभाजित है। परासिकता सिद्धांत के अनुसार क्या है, विश्व कोर और पेरिफेरी में, परिधि में विभाजित है। वॉलस्टीन ने यह विभाजन किया, और यह विभाजन किसने किया है, वॉलस्टीन ने किया है। विश्व को कोर और परिधि में विभाजित किया। जैसे ये बीच वाला कोर हो गया, इसके जो चारों ओर हो गया वो परिधि हो गया। ये विकसित हो जाता है, ये विकासशील हो जाता है। इनके अनुसार कोर के राष्ट्र परिधि के राष्ट्र को शोषित करते हैं। जो कोर का राष्ट्र है, ये जो विकसित राष्ट्र है, ये परिधि के राष्ट्रों को शोषित करता है, क्योंकि यहाँ से ये कच्चा माल लेता है, उसको उत्पाद करके परिधि वाले स्टेट को भेजता है, यानी विकासशील देश को भेजता है, यानी उसका शोषण करता है। इसके अनुसार विश्व व्यापार में विनिमय की असमानता व्याप्त है। कच्चे पदार्थों का उत्पादन विकासशील देश करते हैं, किंतु विश्व व्यापार में सबसे ज्यादा लाभ विकसित देशों को होता है, क्योंकि कच्चे पदार्थ को बना के वो जो प्रोडक्ट ले जा, कच्चे पदार्थों को कम दामों पे लेता, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बहुत कई गुना अधिक दाम पे वो विकासशील देश में उसी के सामान को वो बेचता है, और उससे पैसे मतलब उससे मतलब आर्थिक रूप से उसका दोहन करता है। इसके अनुसार विकासशील देश अल्प विकास के शिकार हैं। ठीक है, इनके अल्प विकास का मूल कारण साम्राज्यवादी शोषण है। इन सिद्धांतों के अनुसार तीसरी दुनिया के देश अविकसित नहीं अपितु अल्प विकसित अनडेवलप नहीं अपितु अंडर डेवलप है। परासिकता सिद्धांत के मान्यताओं में ये अंद्रे गुंद्रे फ्रैंक का नाम लिख लो, और समीर अमीन। परासिकता सिद्धांत के मान्यताकार कौन कौन से, अंद्रे गुंद्रे फ्रैंक और समीर अमीन। नव परासिकता सिद्धांत का विकास, ये भी लिख लो, नव परासिकता सिद्धांत का विकास डेंस सेंटोन्स ने किया। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा सभी देशों का शोषण किया जाता है। इसे नव कॉर्पोरेटवाद भी कहा जाता है। ये जो नव परासिकता सिद्धांत है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, नव कॉर्पोरेटवाद भी कहा जाता है। और इसकी प्रमुख ये बुक भी लिख लो, क्या क्या है, अल्फ्रेड मॉर्सल की स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, गिल्पिन की है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, फिलिप्स की है ग्लोबलाइजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब ये टॉपिक आ गया राजनीतिक का आधुनिकीकरण। इससे भी क्वेश्चन आता, आप टॉपिक हेडलाइन लिख लो, राजनीति का आधुनिकीकरण। देखो इसमें कौन कौन सा नोट करने लायक है, नोट डाउन करने जिससे क्वेश्चन आएगा। एक तो जैसे देखो, मैं पहले स्टार्ट करी तो एक बैकग्राउंड बताई कि किस तरीके से इस टॉपिक को हम समझेंगे, फिर जो जिससे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड जो आता है, ये जो मैंने नोट करने के लिए आपको बोला, आप प्लीज़ नोट कर लेना। आप एक बार नहीं 2 से 3 बार वीडियो देख लेना, फिर आपने शॉर्ट नोट्स बना के ये टॉपिक आपकी अच्छे से हो जाएगी। फिर आप अब प्रीवियस ईयर जो मैं करा रही हूँ 10,000 क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है मेरी यूजीसी नेट की, वो भी आप पूरा देख लो, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आधुनिकीकरण सिद्धांत के अनुसार एक समाज परंपरागत विशेषताओं से आधुनिक विशेषताओं की तरफ अग्रसर होता है। ठीक है, सीरियल ब्लैक के अनुसार आधुनिकीकरण का तत्व प्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य का तेजी से बढ़ता हुआ नियंत्रण है। राजनीतिक परिवर्तन आधुनिकीकरण को औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्राविधिक विकास, शिक्षा, वाणिज्य, सांस्कृतिक तथा
सामाजिक विकास और संचार संगठनों के जाल से संबंधित किया जाना चाहिए। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय यूरोपीय देशों को है, बाद में इसे एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों ने अपनाया। परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन ही राजनीतिक आधुनिकीकरण है। S.N. आइजनस्टैंड ने अपनी बुक, ये लिख लो, मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड द चेंज, 1966 में आधुनिकीकरण को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया। तो इनका नाम लिख लो, कोर्स में इनके बुक का नाम लिख लो और इन्होंने किस तरह का व्यक्त किया। सामाजिक परिसंरचना, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। अब कार्ल लुईस ने सामाजिक परिसंचरण को आधुनिकीकरण का सामाजिक जननांकीय पक्ष बोला है। C.E. ब्लैक ने आधुनिकीकरण से संबंधित निम्नलिखित समस्या की पहचान की। क्या क्या समस्या पहचान की? आधुनिकीकरण के प्रति चुनौती, आधुनिकीकरण नेतृत्व की सुदृढ़ता, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन, समाज का एकीकरण। फिर इनसे भी क्वेश्चन पूछता है ये एडवर्ड सिल से, ये भी लिख लो। एडवर्ड सिल ने आधुनिकीकरण राष्ट्र के 5 मॉडल विकसित किए। कौन कौन सा? राजनीतिक लोकतंत्र, संरक्षक लोकतंत्र, सर्वाधिकारवादी अभिजाततंत्र, आधुनिकशील अभिजाततंत्र, परंपरावादी अभिजाततंत्र। अब है सैमुअल हंटिंगटन ने आधुनिकीकरण को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। किस किस रूपों में व्यक्त किया? पहला, मनोवैज्ञानिक स्तर, जननांकीय, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक। आगे है A.F. ऑर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास का सोपान, तो आदिम, राष्ट्रीय एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण, प्रचुरता। ऑर्गेन्स्की के अनुसार विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त चरणों से गुजरना आवश्यक है। सैमुअल पी हंटिंगटन की रचना पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, 1968। डेविड एप्टन ने अपनी रचना द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, 1965 में आधुनिकीकरण और विकास के मध्य अंतर किया। एडवर्ड से ये सारी बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप नोट डाउन जरूर कर लो, क्योंकि ये बुक ही रिपीटेड देखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बुक से क्वेश्चन आते हैं, कुछ फैक्ट से आते हैं, जो थिंकर ने क्या किया, जैसे एडवर्ड सिल्स ने क्या बोला, ये आधुनिकीकरण के राष्ट्रीय मॉडल कितने तरह के मॉडल बने, उसमें से 3 मॉडल दे देगा, एक अलग दे देगा, तो कौन सा नहीं है, या आजकल तो 1 2 3 सही है, मतलब चार ऑप्शन में कौन सा सही है, वो भी उस टाइप के भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आप बुक को प्लीज, या तो आप नहीं लिख रहे हो तो 2-3 बार सुन लो, लेकिन मैं तो बोलूँगी बुक का नाम आप लिख ही लो। और सबसे अच्छी बात है ना, अगर आपको बुक लर्न करना है तो क्या करो ना, जैसे आप 1 2 3 4 नाम है ना, तो आप चारों का नाम लिख लो, उनका बुक एक साइड लिख लो और उसको मिलाओ ABCD करके, जैसे मतलब क्वेश्चन आता, उसी क्वेश्चन फॉर्म में इसको बना के आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से मतलब बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो सारी बुक्स लिख लो। अगला है राजनीतिक विकास, ठीक है, अगला है राजनीतिक विकास, ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक विकास कहाँ से निम्नलिखित है, क्या क्या है? गैर लोकतांत्रिक समाज में लोकतांत्रिक समाज का विकास, आदिमकालीन समाज में आधुनिक औद्योगिक समाज का विकास, अविभेदीकृत समाज में से विभेदीकृत समाज का विकास। राजनीतिक विकास के अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न परिवर्तनशील राजनीतिक मांगों और संगठनों को आत्मसात करने की योग्यता, इसके अंतर्गत उन नवीन एवं परिवर्तनशील समस्याओं को सुलझाने का वह कौशल भी शामिल है जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था जन्म देता है। विकास और राजनीतिकरण के मध्य अंतर, तो विकास, अनेक विचारक विकास और आधुनिकीकरण को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं। उनके अनुसार आधुनिकीकरण का तार्किक अभिप्राय विकास है। हंटिंगटन को भी यह मान्यता है कि अनेक विचारक विकास एवं आधुनिकीकरण के मध्य अंतर स्पष्ट करते हैं। रजनी कोठारी के अनुसार कुछ सामाजिक आधुनिकीकृत होने के बावजूद राजनीतिक रूप में विकसित नहीं हुए, जैसे पश्चिमी एशिया, जबकि भारत जैसे देश में राजनीतिक विकास प्रभावी रूप से विद्यमान है, यद्यपि आधुनिकीकरण का अभाव था। अब विकास के सिद्धांत, तो विकास के क्या क्या सिद्धांत है, ये भी क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। लुसियन पाई ने 3 तरह के विकास का सिद्धांत विशेषता बताई, कौन सा? समानता,
क्षमता और विभेदीकरण। तो क्या है? समानता का मतलब हो राजनीतिक गतिविधि में जन सहभागिता की वृद्धि। क्षमता है इसका अभिप्राय राज्य सरकार का कार्य। विभेदीकरण है संरचनाओं का विशेषीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक वैज्ञानिक ने विकास के अध्ययन पर बल दिया। जेम्स कॉलमैन, हार्वर्ड रेगिंग, लियोनार्ड विंडर, हर्बर्ट फीथ, डेविड एप्टर जैसे विचारकों ने नाइजीरिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार एवं घाना जैसे विकासशील देशों का अध्ययन किया। किन किन देशों का अध्ययन किया? देखो, नाइजीरिया, ये साउथ अफ्रीका में है, नाइजीरिया, श्रीलंका, एशिया के बाकी देशों, इंडोनेशिया, म्यांमार और घाना जैसे विकासशील देशों का अध्ययन किया। कॉलमैन ने विशेष रूप से अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का अध्ययन किया। कॉलमैन ने अफ्रीकी महादेश का अध्ययन किया। आगे लूसियन डब्ल्यू पाई ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का अध्ययन किया। कौन कौन सा किस देश का अध्ययन किया, इसको भी ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। लूसियन पाई की बुक तो पता ही होगा आपका, नहीं पता तो प्लीज नोट डाउन। पॉलिटिकल कल्चर एंड डेवलपमेंट 1969। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर लूसियन पाई ने राजनीतिक विकास संकट की पहचान की। माइनर विनर ने भारत एवं दक्षिण एशियाई देशों का अध्ययन किया। माइनर विनर किसके? भारत और दक्षिण एशियाई देशों का अध्ययन किया। हंटिंगटन और नेल्सन ने अपनी बुक नो इजी चॉइस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज में राजनीतिक भागीदारी के कितने मॉडल दिए? 5 मॉडल दिए। कौन कौन से? ये मॉडल भी आप लिख लीजिए। उदारवादी मॉडल जो विकासशील देशों के लिए कमजोर माना जाता है। विकास का बुर्जुआ मॉडल या पूंजीवादी मॉडल। निरंकुश मॉडल। टेक्नोक्रेटिक मॉडल, जन सहभागी अथवा लोकवादी मॉडल। तो फ्रेंड्स, आज मैं इतना ही कराती हूँ। आगे की क्लास में मैं हंटिंगटन के विचार को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको इसमें सारा कुछ लर्न ही करना है। तो मैं इसको 2 से 3 पार्ट में पूरे टॉपिक को ख़त्म करूँगी। अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।